हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे 23rd, 24th और 25th जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, बट पहले हम लास्ट क्लास के क्वेश्चंस देखेंगे एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ बताने थे आपने नीति आयोग के। हमने तीनों ही बहुत डिस्कस किए हैं। तो जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो अभी चेयरमैन पीएम मोदी जी हैं, ठीक है। और वाइस चेयरमैन हमने ये भी पढ़ा है, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये वाइस चेयरमैन की भी और सीईओ की भी। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और सीईओ ऑफ नीति आयोग है परमेश्वरन अय्यर। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और हेडक्वार्टर्स आपने बताने थे। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मैलपास और हेडक्वार्टर्स के वॉशिंगटन डीसी में। अब इसमें बाकी तो सबके आंसर ठीक हैं, बट एक राजन का आंसर गलत है अबाउट दी वाइस चेयरमैन। तो वो देख लेना, अरविंद पानाग्रियन नहीं है, वो पहले थे। अब आपके सुमन बेरी हैं वाइस चेयरमैन। इवन अरविंद पानाग्रिया के बाद भी एज फार एज आई नो इनके बाद भी कोई और अपॉइंट हुआ था। और अब जो वाइस चेयरमैन है आपके नीति आयोग के वो हैं सुमन बेरी। ठीक है, ये एक बार देख लेना। अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे हम। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये डे क्या होता है, ये बताता है अबाउट ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ वगैरह होती हैं या जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके रहेंगे उनसे अवेयर करवाता है। उनके लिए जो अवेयरनेस है वो और थोड़ा स्प्रेड करते हैं। और बेसिक इसका मोटिव ये रहता है कि हमें सारे लोगों को ये पता लगे कि ब्रेन हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल हेल्थ में। ठीक है, ब्रेन हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल हेल्थ में, क्योंकि ब्रेन हमारा मेन फंक्शन मतलब सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने वाला ब्रेन है। पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको ब्रेन करता है ऑपरेट ना। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो रहती है ओवरऑल हेल्थ में वो भी बताता है ये डे। साथ में इस बार की थीम क्या थी इसकी, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल 2022 की थीम थी वर्ल्ड ब्रेन डे की। सेकेंड हमारे पास था डे जो हमने 22 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया है, वो है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, इस दिन पाई की इम्पोर्टेंस या उससे हमने कैलकुलेशंस को कितना इजी किया है वो उस चीज़ को मतलब दर्शाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। 22/7 होती है ना पाई की वैल्यू। पाई जो ऐसे लिखते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू 22/7 होती है। और इसीलिए जो डेट है 22 जुलाई, 7th मंथ होता है ना जुलाई, तो इसीलिए मतलब आपको ये ऐसे भी याद हो जाएगा। मेरा ये पर्पस भी था कि आपको इस तरह से भी याद दिलाऊं मैं। 22/7 मतलब कि 22 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और साथ में इसकी फर्दर वैल्यू क्या निकलती है, 3.14 ये निकलती है ना पाई की इसके बाद की वैल्यू। तो इसको 14 मार्च को भी कुछ लोग हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 24 जुलाई को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, नेशनल इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 24 जुलाई को। ठीक है, इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट तो देखो ये 1860 में हमने ऑब्जर्व किया था। 1860 में ऑब्जर्व नहीं किया था, मतलब ये 1860 में ना पहली बार सेम डे पे 24 जुलाई 1860 को हमने लाइक इंडिया में जो है इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम लेवी हुआ था, फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ था। तो इस वजह से 24 जुलाई को हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया आयकर दिवस। बट पहला ऑब्जर्व कब किया हमने, 2010 में। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये आपका 12th जो है आयकर दिवस रहा है 2022 का। और टोटल इसको 162 ईयर्स हो गए हैं। 150th ईयर था ये 2010 वाला, तब ये डिसाइड किया गया था 150th ईयर ऑफ द फर्स्ट टाइम टैक्स लेवी वो हुआ था। तब हमने ये डिसाइड किया था कि 2010 से हम 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है, डूबना। ठीक है, तो डूबने की प्रिवेंशन करना मतलब कि डूबने से बचना
इस एक डे का मेन मोटिव रहता है कि मतलब डूबने से बचने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो लिए जाते हैं और जो अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है वो इस दिन पे की जाती है, ठीक है। मतलब जो टॉप 10 रीजंस रहते हैं ना डेथ्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से एक है आपका ड्राउनिंग, डूबने की वजह से। टॉप 10 रीजंस में से डूबना भी आता है जिसकी वजह से लोगों की डेथ्स होती है, ठीक है। और बेसिकली ये मेन जो रहता है वो रहता है 0 to 24 ईयर्स के लोगों के बीच में, मतलब जो अकॉर्डिंग टू सर्वे है। ऐसे तो कोई भी मर सकता है डूबने से, बट ये जो सर्वे बताता है कि 0 to 24 ईयर के लोग ज़्यादा डूबने की वजह से मरते हैं, फिर चाहे उनको स्विमिंग नहीं आती इस वजह से या कोई भी रीज़न रहता है ऐसा। तो ये डे का पर्पज़ रहता है कि हम लोग इसको थोड़ा बेटर करें, ठीक है, ड्राउनिंग को थोड़ा और प्रिवेंट कर सकें। चाहे फिर वो स्विमिंग लेसन्स देना हो, स्कूल में बच्चों को स्विमिंग लेसन्स देना हो ताकि वो डूबे नहीं, और ऐसे से कुछ स्टेप्स होते हैं जो इस डे पे हम अप्लाई करते हैं और इसके थ्रू हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं लोगों में कि डूबने को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, इसकी कोई थीम नहीं थी, बट इस बार जो WHO ने हैशटैग दिया है इसको, वो भी मतलब कभी कभी ना हैशटैग्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो WHO ने इसको एक हैशटैग दिया है, हैशटैग ड्राउनिंग प्रिवेंशन, ठीक है। ये हैशटैग है इसका, ये आप याद रखना। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022, ठीक है। इस बार का 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विक्टर ऑर्लोव को और मर्करी कैनाजीदिस को और कौशिक राजाशेखरा, इन तीनों को मिला है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका ऑप्शन सिलेक्ट होगा। ओके, अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। द 3 विनर्स ऑफ 2022 का ग्लोबल एनर्जी प्राइज वर विक्टर एंड मर्करी एंड कौशिक। तो कौशिक राजाशेखरा जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनको ये इस बार का अवार्ड मिला है ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ का। कौशिक राजाशेखरा को किस लिए मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। इनको मिला है पहले तो इनका एक निकनेम भी है राजा, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है किस कैटेगरी के अंडर? न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन, एनर्जी को अप्लाई करने के अलग अलग तरीक़ों वाली जो कैटेगरी थी उसमें इनको ये अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है? इन्होंने कुछ ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं किस फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। मतलब कि एनर्जी को थोड़ा और एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, तरीके से यूज़ करने के लिए जो उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है एनर्जी प्राइज़ का, ठीक है। विक्टर ऑर्लोव को मिला है ये ट्रेडिशनल एनर्जी वाली कैटेगरी के अंडर, ठीक है। और मर्करी कैनाजीडिस को मिला है अनकन्वेंशनल एनर्जी के अंडर, ठीक है। ये जो प्राइज़ है ये देती कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ये अवार्ड को देती है। और ये अवार्ड इस बार जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कहाँ होंगे? रशियन एनर्जी वीक एक हम ऑर्गेनाइज होने वाली है अक्टूबर 2022 में मॉस्को में, ठीक है। तभी ये प्राइजेस जो हैं वो दिए जाएंगे उस सेरेमनी के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अपना, विच स्टेट लॉन्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज़ कैशलेस मेडिकल स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। अब फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने क्या किया है? यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, बट नंदरलेस हमारा आंसर है इसमें, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे अभी। देखो, इनमें फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने क्या किया है ना कि एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ना कैशलेस आपको एक मेडिकल स्कीम है, मतलब कि वहाँ पे आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह रहेंगे वो आप उससे कर सकते हो। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी स्टेट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए। डिटेल्स देखेंगे हम, पहले आंसर देखते हैं इसका। ये जो स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज़ कैशलेस मेडिकल स्कीम, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है, ठीक है। ये इसका चौथा ऑप्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज़ कैशलेस मेडिकल स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को और जो भी पेंशनर्स रहेंगे उनको ये मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी कैशलेस, ठीक है। अंडर द स्कीम द बेनिफिशरीज विल गेट कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़
एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई भी गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, कॉलेजेस, आजकल मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में भी होते हैं ना ये सब ट्रीटमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पर भी अगर कोई गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ही चला रही है, उन जगहों पर, उन इंस्टीट्यूशंस पे भी ये होगा विदाउट फाइनेंशियल लिमिट। कोई लिमिट नहीं होगी पैसों की कि इस लिमिट तक ही जो आपको फैसिलिटीज़ हैं कैशलेस वो मिलेंगी, कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट ये फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं यूपी की जनता को, ठीक है। यूपी सरकार ने किया तो यूपी की जनता को मिलेगी ये फैसिलिटीज़, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ जो लिमिटलेस वाली है ना, विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिट जो है वो हैं सिर्फ स्टेट रन हॉस्पिटल्स में। बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने इलाज करवाने जाना है, अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कोई इंसान रह रहा है उसके नज़दीक कोई ऐसी गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल ही पहले आए। अगर कभी कभी ऐसे होती है एमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है ही नहीं नज़दीक, तो प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। तो इनमें इन्होंने क्या किया है ताकि उन लोगों को भी सुविधा मिल सके जो प्राइवेट में भी जाएँ, इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी ऐसी एक सुविधा दी है, कैशलेस ही वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, बट वहाँ पर लिमिट होगी, वहाँ लिमिट होगी अप टू 5 लाख की। अगर 5 लाख तक का आपका खर्चा आ रहा है तो वहाँ पर भी आप कैशलेस जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये फ्री नहीं है, कैशलेस है मतलब कि उस टाइम आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इम्पैनल्ड अंडर दी, अच्छा ये जो स्कीम है, ये जो आपका कैशलेस स्कीम चलने वाली है, ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर है, ठीक है। या जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वही इसमें कवर होंगे, सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं कवर होंगे, क्योंकि सारे के सारे अपने आप को एनरोल नहीं करवाया हुआ जिन्होंने, वो नहीं इसमें कवर होंगे। सिर्फ जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर कवर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर ये स्कीम जो है अप टू 5 लाख तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं वहाँ की जनता को, ठीक है। साथ में इनका क्या होने वाला है, एक स्टेट हेल्थ कार्ड बनेगा, ऑब्वियसली जो स्टेट के ही एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए होगा। तो चाहे स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वो रिटायर्ड पर्सनल हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, वो इस स्कीम से बेनिफिट ले सकेंगी, ओके। तो यूपी ने चलाया ये स्कीम कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। फॉलोइंग में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट ना इंडिया की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है जहाँ पर हर घर जल वाला सर्टिफाइड है, वो मतलब कि हर घर में जहाँ पर जल है या पीने वाला पानी हर घर में पहुँच गया है जहाँ पे, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी बनी है, बुरहानपुर। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बनी है, ये मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है, ठीक है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर हर घर में पानी है। इनकी इस एक डिस्ट्रिक्ट में 254 विलेजेस हैं टोटल, और हर विलेज में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है। और ये किस मिशन के अंडर है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है 2019 में लॉन्च हो गया था, तो उसके अंडर हर घर में अब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा दिया गया है इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इट वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये जो आपका कह सकते हैं एक टैग जो दिया है बुरहानपुर को, वो दिया है, ठीक है, वो अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कि बुरहानपुर बनी है ऐसी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाई करने वाली। तो एज ऑफ नाउ 3 ऐसी स्टेट्स हैं अभी तक, जो कौन कौन सी हैं, गोवा, तेलंगाना और हरियाणा। इन 3 स्टेट्स में, और 3 ही यूटीज़ हैं। 3 यूटीज़ कौन सी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दोनों एक ही हैं, आपको पता है ना, ये दोनों एक ही हैं, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ये दूसरी है मतलब, और ये पुडुचेरी तीसरी है। ये 3 यूटीज़ और ये 3 स्टेट्स जो हैं 100% टैप वाटर की कवरेज अपने अपने पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। और जल जीवन मिशन जो हमने देखा कि 2019 में लॉन्च हो गया था, ये अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च हुआ था ताकि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके हर रूरल हाउस होल्ड को। अर्बन वालों के लिए ये स्पेसिफिकली नहीं है, मेन ये टारगेट कर रहे हैं रूरल हाउस होल्ड को, ठीक है, ताकि जितने भी गाँव में घर हैं उधर हर जगह पर हर घर में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो टैप के थ्रू पहुँचे, ठीक है। और इनमें कैसे हैं, मतलब जो टैप के थ्रू जो फंक्शन, जो आपके कनेक्शंस दिए जाएंगे टैप कनेक्शंस, वो कब तक का टारगेट है जल जीवन मिशन का, आपका जल जीवन मिशन का टारगेट ये है 2024 तक कि इंडिया के हर एक घर में जो है हम टैप के थ्रू सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएंगे। 2024 तक का टारगेट है, बट इसको अभी से अचीव कर लिया किस जगह ने, गोवा ने,
ठीक है, और स्टेट्स ने भी किया होगा बट गोवा इसमें फर्स्ट स्टेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गोवा पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने ये टारगेट अचीव कर लिया है। अब इसलिए भी बनी है क्योंकि गोवा की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ जो एरिया है, अगर लैंड वाइज आप एरिया देखें वहाँ का, तो ऑलमोस्ट देख सबसे कम है ना। तो फिर वहाँ पर की जो सरकार है या वहाँ जो घर हैं उधर हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। पहली ऐसी स्टेट ये बनी है, पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनी है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर के बारे में एक और फैक्ट है यहाँ पे कि बुरहानपुर को ना दरवाज़ा ऑफ दक्खन या फिर गेटवे ऑफ डेक्कन भी कहते हैं। ठीक है, दरवाज़ा ऑफ दक्खन या गेटवे ऑफ डेक्कन ये भी कहा जाता है बुरहानपुर को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू एंटर हाईली रेगुलेटेड ओपियम प्रोसेसिंग सेक्टर। फॉलोइंग में से कोई एक ऐसी कंपनी बन गई है जो पहली कंपनी बन गई है इंडिया की, पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है इंडिया की जो ओपियम सेक्टर या फिर अफीम के सेक्टर में, अफीम की प्रोसेसिंग के सेक्टर में पहली बार एंटर हुई है। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी है? बजाज हेल्थ केयर। ठीक है, बजाज हेल्थ केयर जो है ओपियम की या अफीम की प्रोसेसिंग सेक्टर में जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया विच विल सप्लाई ओपियम डिराइव्ड alkaloids and active pharmaceutical ingredients to the government। अब ओपियम की प्रोडक्शन या फिर अफीम की जो प्रोडक्शन है उसके लिए इनको अलाउ नहीं कर दिया गया, इनको ये अलाउ किया गया है कि आप अफीम का यूज़ कर सकते हो मेडिकल पर्पसेस के लिए। मतलब ये एक तरह से वो करेंगे, सप्लाई करेंगे अफीम से जितनी भी, मतलब अफीम को एक तरह से दवाई की उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करके जितने भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं उनमें कन्वर्ट करके ये सरकार तक वो पहुंचाएंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे वो ये सरकार तक पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हो उसको शॉर्ट में कि बजाज हेल्थ केयर जो है वो पहली ऐसी कंपनी बनी है जो अफीम की जो भी मेडिकल यूजेस के लिए उसको प्रोडक्शन वगैरह होती है उसकी, या उसको चेंज करते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, नॉट द रॉ फॉर्म, उसको कन्वर्ट करने वाली या उसको मेडिकल पर्पसेस तक यूज़ में लाने वाली जो है पहली कंपनी बनी है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है, इनको 2 टेंडर मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिन दोनों टेंडर पे काम कहाँ करने वाले हैं, इनकी एक API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सावली गुजरात में। ठीक है, API क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली इनकी एक यूनिट है सावली गुजरात में, वहीं से ये इन दोनों टेंडर्स पे काम करने वाले हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच ये 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। The cultivation and processing of poppy and opium is controlled by the provision of Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985। अब जब हम अफीम वगैरह की बात करें या ऐसी कोई भी नशीली चीज़ें होती हैं ना जो यूजुअली मतलब लीगली यूज़ नहीं की जा सकती या आम जनता के लिए उसका यूज़ अलाउड नहीं होता, तो वो उनके लिए अलग से एक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर वो एक्ट बताया गया है कि किस एक्ट के अंडर इसकी प्रोसेसिंग या इसकी कल्टीवेशन इंडिया में अलाउ की जाती है। तो किसके अंडर की जाती है? नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है, इसको NDPS एक्ट भी कहते हैं। इसके अंडर ये जो अफीम वगैरह या ऐसी कोई नशीले पदार्थ हैं उनकी कल्टीवेशन या प्रोसेसिंग इस एक एक्ट के अंदर होती है। ठीक है, पॉपी भी वही है और अफीम भी वही है। अब ये सब चीज़ों को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए अलाउ किया जाता है, अदरवाइज इसको अलाउ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्वेश्चन है कि यूडाई जो है आपका यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ना बहुत बच्चे और भी होते होंगे इसमें कंफ्यूज। यूनिक आइडेंटिटी का ही ID है। ठीक है, उसमें अलग से निकाल लिया मैंने भी यहाँ पर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च किया एक नया मोबाइल ऐप, किसके लिए? फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, फेस के थ्रू आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये कौन सा इंसान है, या मतलब उसके आइडेंटिफिकेशन फेस के थ्रू जान लेंगे आप। ठीक है, तो ऐसा एक ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उस ऐप का नाम पूछा गया हमसे यहाँ पे कि क्या नाम है उस ऐप का, तो उस ऐप का नाम है, आंसर आई गया यहाँ पे, आधार फेस RD। ठीक है,
आधार फेस RD, ये इस ऐप का नाम है। थोड़े इसके यूज़ देखते हैं, क्या इस ऐप का पर्पज़ रहेगा। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है और लॉन्च किया है एक नया मोबाइल ऐप आधार फेस RD, जिसमें क्या होगा कि आपको आधार नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विच इज़ अ फेस आइडेंटिफिकेशन फीचर टू वेरीफाई आधार नंबर होल्डर्स आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपको सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आप मतलब इसमें ये हो जाएगा कि जो इंसान होंगे ना, जिनको कोई भी बेनिफिट चाहिए होगा या जो भी मतलब किसी भी पर्पज़ से जा रहे हैं आधार की वेरिफिकेशन वगैरह करवाने के लिए, उनको वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए पर्सनली, ठीक है। उनकी फेस के आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही उनको आगे मतलब फेस के थ्रू ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। बट ये जो फेस ऑथेंटिकेशन है ये ऐसे नहीं होगा कि सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि फेस को ही आप स्कैन करोगे, उसी में आइरिस का आपका स्कैन जाएगा या कुछ, तो ही आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं किया है। ये कंसेंट बेस्ड है। अगर आप चाहते हैं कि फेस के थ्रू आपकी आइडेंटिफिकेशन हो, फेस ऑथेंटिकेशन हो, तो ही आपको इसके लिए अलाउ किया जाएगा, इसके लिए बोला जाएगा। अदरवाइज़ आपका खुद का मन है, वो ज़रूरी नहीं कि आपके इसी के थ्रू करवाना है। अगर आप जा सकते हो आधार वाले सेंटर्स पे, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, ठीक है। इट विल एनेबल सिटीजन्स टू यूज़ फेस ऑथेंटिफिकेशन फॉर सेवरल अदर ऐप्स। कुछ और ऐप्स में भी है ये। वैसे तो ये राशन की उसके लिए है, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। RD है ना, ये आधार फेस RD है, मतलब कि आधार फेस राशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है, उसके लिए है ये वैसे। बट इसको और भी, इस फेस ऑथेंटिकेशन को और भी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे जीवन प्रमाण एक स्कीम है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग, या फिर कोविड वैक्सीनेशन के टाइम पे भी जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पर भी इस फेस ऑथेंटिफिकेशन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप की स्कीम है या फार्मर वेलफेयर की कोई स्कीम है, जैसे कि किसान PM किसान है, ठीक है, ऐसी सी स्कीम्स में भी इस फेस ऑथेंटिफिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। PM किसान में ना, एक बार किसान की फुल फॉर्म देख लेना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान की फुल फॉर्म क्या है? किसान सम्मान निधि। ये ऐप जो है इसमें मतलब ये फैसिलिटी हो जाएगी कि फिज़िकली नहीं जाना पड़ेगा आपको लोकल आधार एनरोलमेंट सेंटर्स पे टू वेरीफाई द फिंगरप्रिंट और स्कैन देयर आइरिस, ठीक है। आपको ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर्सनली वहाँ पर किसी भी सेंटर पे, ओके। यूडाई के अगर CEO की बात करें तो कौन है वो? सौरभ गर्ग, ठीक है। सौरभ गर्ग, इनकी भी रिसेंट ही अपॉइंटमेंट हुई है एज दी CEO ऑफ यूडाई, और हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं और CEO हैं सौरभ गर्ग। नेक्स्ट पॉइंटर्स आ गए अब हमारे। पॉइंटर में पहला आज का पॉइंट है कि हरभजन सिंह जो एक क्रिकेटर हैं, मीसा भारती जो आपकी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, और BCCI के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, इन तीनों ने अमंग 25 अदर MPs, मतलब इनके अलावा 25 और भी MPs थे जिन्होंने ओथ ले ली है राज्यसभा मेंबर्स के लिए, ठीक है। ये लोग पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो गए हैं एज द राज्यसभा मेंबर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दिनेश गुणवर्धना बन गए हैं आपके 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बन गए हैं दिनेश गुणवर्धना। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रनिल विक्रमसिंघे को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नासा पिक्स SpaceX टू लॉन्च नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा ने अपना नया एक टेलीस्कोप है उसको लॉन्च करने के लिए SpaceX को चूज़ किया है, ठीक है। जो एलन मस्क का SpaceX है ना, इसको चूज़ किया है नासा ने अपना नया एक टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए। ये टेलीस्कोप आपके लिए थोड़ा ज़रूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये नासा वालों ने अपनी जो उनकी वहाँ पर एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव रही हैं या एजेंसी एग्जीक्यूटिव रही हैं, पहली विमेन थी जो एग्जीक्यूटिव बनी थी नासा की, नैन्सी ग्रेस, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट विमेन एग्जीक्यूटिव ऑफ नासा। तो इन्हीं के नाम पे इस टेलीस्कोप को नेम किया गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इसको लॉन्च करने के लिए नासा ने SpaceX को चूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंडिया विंस T20 इंटरनेशनल एंड ODI सीरीज़ इन इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें T20 इंटरनेशनल में भी इंडिया जीती है और ODI सीरीज़ भी इंडिया ने ही जीती है। अब T20 इंटरनेशनल में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अनाउंस हुआ है और ODI में भी। T20 वाले में भुवनेश्वर कुमार बने हैं
प्लेयर ऑफ द सीरीज़, और ODI में बने हैं हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये हमारी इंडिया की जो टीम है उसने ये वाली सीरीज़ जीती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है COP26 प्रेसिडेंट आलोक शर्मा और नीति आयोग ने मिलके 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। किस सेक्टर में? इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए COP26 के प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है आलोक शर्मा। उन्होंने नीति आयोग के साथ मिलके 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, मेन सिर्फ यही है कि टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया यूके इंक अग्रीमेंट फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज। अब इंडिया ने यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके जितनी भी एजुकेशनल डिग्रीज़ होती हैं, जो जैसे यहाँ से कोई बच्चा बाहर गया है वो ले रहे हैं, या फिर बाहर से कोई बच्चा, यूके से कोई बच्चा यहाँ आ रहा है, वो जो भी डिग्रीज ले रहे हैं उसको म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे ये। ठीक है, मतलब कि दोनों कंट्रीज़ की मान्यता प्राप्त होंगी अब वो डिग्रीज़। ठीक है, तो इसके लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने यूके के साथ। आपको ये याद रखना है किस कंट्री के साथ किया है, इंडिया ने यूके के साथ किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कब लॉन्च हुआ है? ये ब्रेन हेल्थ डे पे। ब्रेन हेल्थ डे अभी हमने पढ़ा ना, कब सेलिब्रेट किया हमने? 22 जुलाई को। तो उसी दिन ये जो क्लिनिक है इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, जहाँ पर मतलब ब्रेन हेल्थ को मेन फोकस किया जाएगा, ये हुआ है ओपन बेंगलुरु कर्नाटका में अंडर दी कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, कर्नाटका ने अपना एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, जिसको कभी भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी भी कह सकते हैं इसको। इसके लिए इन्होंने एक एम्बेसडर भी रखे हैं इस एक स्कीम के लिए। कौन है वो? क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। ओके, तो ये क्लिनिक हुआ है लॉन्च आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दी 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या CII और एग्जिम बैंक का कॉन्क्लेव जो है इंडिया अफ्रीका की ग्रोथ के लिए कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 17th CII और एग्जिम बैंक का कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस प्लेयर हैं लेटन हीविट। ये जो हैं ये टेनिस के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिए गए हैं, मतलब कि टेनिस का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें इनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं लेटन हीविट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सौगता गुप्ता MD CEO हैं मैरिको लिमिटेड के। ये ऐसे CEO बन गए हैं जो हाईएस्ट पेड FMCG CEO हैं 2022 के हाईएस्ट पेड FMCG क्या होता है? फास्टेस्ट मूविंग या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब कि जो भी आपके डेली प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपका ग्रोसरी वगैरह हो गई है या कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गए, जिनके लिए मतलब बहुत नहीं रुकना पड़ता है, वो चीज़ें आती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं और बिक जाती हैं जल्दी जल्दी, उसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उस एक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पे करने वाले, सबसे ज़्यादा पे पाने वाले जो CEO बने हैं वो बन गए हैं मैरिको लिमिटेड के CEO MD CEO हैं ये सौगता गुप्ता। ठीक है, इनकी कितनी सैलरी है? 36.1 करोड़ की जो इनकी इनकम है ईयरली वो है। तो इसके साथ ये बन गए हैं हाईएस्ट पेड CEO। इनको फॉलो कौन कर रहे हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या HUL के जो CEO हैं संजीव मेहता विद 22 करोड़ की सैलरी। ठीक है, तो ये आपके पॉइंटर्स थे। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूडाई कौन थे? ठीक है, कौन, हाँ पहले कौन से रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है CBDT के चेयरमैन बताना है आपने मुझे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है। थर्ड क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, आज की क्लास में हमने डिस्कस भी किया इनका नाम अभी, तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बताना है आपने मुझे कि कौन है। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास थी। अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।